हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आवेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं बच्चों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से चल रही होगी और आप लोगों ने बेटा अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के विषय में पूरा रोड मैप, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, सारी डिटेल्स बिल्कुल बेसिक से, और साथ ही कितनी यूनिट्स आने वाली हैं और उस यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी डिटेल्स बेटा आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर बेटा आपका सपना जो है एनसीटी के थ्रू एक बेहतरीन शिक्षक बनने का है तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। आज बेटा आपको हम मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस और उसका रोड मैप के बारे में पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। आपको पूरी मास्टर स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि कैसे आप जो है अपने घर से आप आईआईटी आरआई यहां तक का जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले हम बात करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बेटा, 25 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं और आपको 28 क्वेश्चन दिए होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेके समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए होता क्या है बेटा, मैथ्स में एक्चुअली में दो सेक्शन होते हैं। आपका एक होता है बेटा A1 सेक्शन, ठीक है। एक आपका क्या होता है A1 सेक्शन होता है, हाँ जी। आपका एक होता है A1 सेक्शन और आपका एक सेक्शन होता है बेटा B1, ठीक है। आपका क्या सेक्शन होता है B1। और बी जो सेक्शन होता है इसमें आपके बी में दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है बेटा B1 और एक होता है आपका B2, ठीक है। अच्छा, अब जो A1 वाला जो आपका सेक्शन है बेटा, जो आपका A1 वाला सेक्शन है, इसमें क्या होगा कि आपका कंपलसरी होता है। इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 10 क्वेश्चन क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, आपको करने ही करने हैं, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और आपका B1 और B2 में क्या सीन है कि B1 जो होता है बेटा आपका ये कोर मैथमेटिक्स होता है, ये आपका कैसा होता है, ये आपका कोर मैथमेटिक्स होता है। और आपका B2 जो है बेटा वो क्या होता है, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है बेटा, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। इसके भी आपसे बेटा 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 10 और 15 मिलकर आपका टोटल बन जाता है बेटा 25 क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन भी दिए होते हैं कि आपको क्वेश्चन दिए होते हैं टोटल 28 में से अपनी पसंद के जो आपको अच्छा लग रहा हो उसमें से आपको 25 बनाने होते हैं। इसीलिए बेटा मैं कहता हूं कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। आप देखेंगे बेटा यहाँ पे लिखा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 640 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और ये 640 में जो होते हैं आपके 3 डोमेन होते हैं, 2 लैंग्वेज होते हैं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह होता है। तो उसमें जो डोमेन होते हैं वो लगभग आपके 100 नंबर के होते हैं। तो मैं बेटा आपको गारंटी देता हूं कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। और ऐसा इस बार कई बच्चों ने लाया है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो बेटा मैं पिछले 3 सालों से सीवीटी की और पिछले 2 साल से जो है आपकी एनसीटी की तैयारी करवा रहा हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बेटा बता सकता हूं कि इस बार भी मेरे जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी पूछ लिया था मैथ्स का इस बार मैंने देखा। और मैंने जिस लेवल की बच्चों को तैयारी करवाई थी वो काफी एडवांस लेवल की थी। तो बच्चे बाद में एग्जाम देने के बाद रिव्यू दे रहे थे कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया है, जिस लेवल का आपने क्वेश्चन करा था उससे काफी ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत अच्छा पेपर हम लोग का गया है, ठीक है। मार्क्स आने के बाद ही पता चला। अच्छा, मार्क्स की बात करें बेटा तो इसमें आपको जो है हर सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और आपसे एक नंबर अगर आपका गलत होता है तो काट लिया जाएगा। बेसिक सी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की जो होती है, ठीक है। तो अगर आप बेटा आप 25 के 25 क्वेश्चन सही करते हैं तो 25 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स जो होते हैं। 25 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 100 नंबर का आपका मैथ्स डोमेन होने वाला है। और आपको मैं गारंटी देता हूं 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं बेटा, 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है। अच्छा, बहुत बच्चों को मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता होगा। मैथ्स बेटा टफ बिल्कुल नहीं होता है। और जो आज का टॉपर है उसके लिए भी कभी ना कभी उसने भी स्टार्ट किया होगा, ठीक है। उसने भी कभी स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, पहला क्वेश्चन करना सॉल्व किया होगा, सिलेबस उठाया होगा। तो आप भी आज समझिए बेटा आज आपके लिए पहला दिन है और आप भी जो है कल के टॉपर बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे बेटा। थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। आपको पता होगा कि आप ये वीडियो जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट चैनल पर देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा एक बेटा प्यारा सा बैच है श्योर सिलेक्शन, जो कि हमारे टी शर्ट में भी बना हुआ है, ठीक है। उस बैच में बेटा 500 रुपए का ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, 31 जुलाई तक है, यानी कि परसों तक है। तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए, ले सकते हैं, ठीक है। देखिए बैच का हमारे नाम श्योर सिलेक्शन है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलने वाली है, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलने वाला है और पीडीएफ मिलेंगे, डाउट सेशन होगा, ठीक है। और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। हमारे जैसे बहुत सारे टीचर हैं, रणनीत सर का नेतृत्व में बहुत सारे टीचर्स हैं बेटा। आपको बेहतरीन शिक्षक जो है एनसीटी की तैयारी बहुत दिनों से करा रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो आपको तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेटा बैच में जुड़िए और अपने और दोस्तों को भी बताइए कि वो लोग बैच में जुड़े और आपकी तैयारी
सुनिश्चित करें, अपना सिलेक्शन बेटा जो है सुनिश्चित करें। सिलेक्शन का बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन चलता है। सिलेक्शन इज इक्वल टू एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको बता देता हूं। सिलेक्शन का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। सिलेक्शन का जो बेटा फॉर्मूला है वो आपका बहुत सिंपल सा है। वो फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी। और आपका क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मुझे मेरे लिए राइटिंग बहुत मैटर नहीं करती है। तो सिलेक्शन का आपका बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी तो बेटा हम आपके लिए बना देंगे, हम आपको फॉलो भी करवा देंगे, बस आपका क्या काम है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली जो है रेगुलर क्लासेस करनी है, आपको बैच परचेज कर लेना है और आपको रेगुलर जैसा कहा जाए उतना करना है। आप उससे एक्स्ट्रा आप कुछ मत करिए, आपका सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से हो जाएगा और आपके ड्रीम कॉलेज में होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं बेटा। तो अगर हम आपको बता रहे थे बेटा, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि इसमें क्या होता है, आपका दो सेक्शन होते हैं, आपका सेक्शन A1 होता है और आपका सेक्शन B होता है। तो ए में आपका जो सेक्शन A1 होता है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, बी में आपका B1 और B2 होता है। तो B1 जो होता है बेटा कोर मैथमेटिक्स, हम लोग इसी की तैयारी करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। अप्लाइड की बेटा हम बात करेंगे, अप्लाइड की हम थोड़ा लास्ट में बात कर लेंगे, लेकिन अप्लाइड की तैयारी हम लोग नहीं करवाते हैं, या अप्लाइड का बच्चे भी नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, जो आपको 12th में CBSE में जो आपको NCERT पढ़ाई जाती है, वो उसमें आपको कोर मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें बेटिया कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जिनसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करिए और चाहे आप कोर मैथमेटिक्स चूज करिए, आपको ये पेपर देना ही देना, ये 10 क्वेश्चन से होके गुजरना ही गुजरना है, आपको ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा में आपके 3-4 चैप्टर्स हैं। देखिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए मैट्रिक्स चैप्टर है, आपने मैट्रिक्स शायद पढ़ रखा हो, तो मैट्रिक्स में भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। देखिए क्या, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतने ही टॉपिक से आपका मैट्रिक्स से आने वाला है, ठीक है। अगर बात करें बेटा, आगे बात करें तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस टॉपिक में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है बेटा इसी में अलजेब्रा में, वो है आपका डिटरमिनेंट्स, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैट्रिक्स के बाद जो चैप्टर आता है डिटरमिनेंट आता है, हिंदी में इसको सारणिक बोलते हैं और मैट्रिक्स को आप भी बोलते हैं। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होने वाली बेटा, आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। और क्या दिया है, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो आपको कुछ इक्वेशन दिए होते हैं जिनको आप मैट्रिक्स मेथड से आपको जो है सॉल्व करना होता है। तो इन टाइप से जो है अलजेब्रा आपका यूनिट खत्म होता है। इस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेक्शन A1 में। सेक्शन A1 में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आप B1 भी लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन बेटा, इससे ये काफी इजी चैप्टर माना जाता है, इससे बेटा 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं और आपके जो है 8 नंबर जो है इतने से ही आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें बेटा, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी वही सारी बातें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। आव्यूह तथा आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की समानता, आव्यूह का परिवर्तन, सममित तथा विषम सममित यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर क्या आ जाएगा बच्चे, आव्यूहों का बीजगणित, सारणिक, आव्यूहों का व्युत्क्रम, आव्यूह विधि का उपयोग करके युगपत समीकरणों को हल करना। समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करेंगे बेटा, सेक्शन A1 में ही आपका जो अगला यूनिट है वो कैलकुलस का है, ठीक है। कैलकुलस में भी देखिए आपके 3 सिलेक्टिव यूनिट है। कौन कौन से हैं, उच्च क्रम के अवकलज यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करना होगा। आगे बात करें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा, ये फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, इससे क्वेश्चन जरूर देता है हर बारी जो है। मैंने देखा है 2023 से लेके अभी तक हर सेक्शन में जो है मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन एक जरूर रहता है, ठीक है। तो उच्चतम और निम्नतम जो है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी इसको बोलते हैं, उससे भी आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। 2 यूनिट आपने देख लिया बेटा। सेक्शन A1 में जो है आपकी तीसरी यूनिट जो आती है वो है आपका इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा समाकलन और उसके अनुप्रयोग, ठीक है, समाकलन और उसके अनुप्रयोग। इसमें क्या होता है बेटा, इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने हैं। एवोल्यूशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, अनिश्चित समाकलनों का मूल्यांकन। और क्या आएगा, डेफिनिट इंटीग्रल, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज दी जाती है, ठीक है, यहाँ से x1 से लेके x2 तक में, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका डेफिनिट इंटीग्रल होता है, निश्चित समाकलन होता है। और क्या हो जाएगा बच्चे, जो चौथा टॉपिक है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये भी फेवरेट है एग्जामिनर का बेटा, ये भी फेवरेट टॉपिक है। इससे भी एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए कि आपका जो है वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आप निकालते हैं, आपको 2 कर्व दिए होते हैं और उसके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो इससे भी बेटा एक क्वेश्चन आप लिख के लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए
आगे बात करें बेटा सेक्शन A1 में ही आपका चौथा और पांचवा यूनिट देख लीजिए। जो आपकी चौथी यूनिट है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अवकल समीकरण। देखिए इससे बस दो टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बेटा सेक्शन A1 में जरूर आता है, इससे बेटा ऑर्डर एंड डिग्री से। और ऑर्डर एंड डिग्री काफी इजी टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन एग्जामिनर जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। उसकी अप्रोच में आपको बताऊंगा, उसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जामिनर का ये भी बेटा फेवरेट टॉपिक है, इसमें बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री उनको देख के लगता है कि बड़ी इजीली हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों से। चलिए आगे बात करेंगे सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का बेटा तीन मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक ही मेथड जो है वेरिएबल सेपरेशन से ये क्वेश्चन पूछता है सेक्शन A1 में। अगर आप क्या चूज करते हैं बेटा, कोर मैथमेटिक्स चूज करेंगे तो आपसे और डीपली पूछेगा, लेकिन अगर आपने सेक्शन A1 ही चूज किया है तो उससे आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन से सिर्फ यही दो टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं। समझ गए होंगे बात को। आगे बेटा पांचवी और आखिरी यूनिट की हम बात करें, ठीक है, नहीं बेटा 6 यूनिट है, पांचवी यूनिट की बात करें तो आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका बस सिंपल प्रोबेबिलिटी, साधारण प्रायिकता के ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको साधारण प्रायिकता के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बेटा बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूनिट 6 जो है A1 का, वो है आपका बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। बच्चों का ये फेवरेट होता है, LPP बोलते हैं शॉर्ट में इसको, रैखिक प्रोग्रामर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंडीशन दी होती है, उन कंडीशन की मदद से आपको जो है एक ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, आपको कुछ ग्राफ बनाना होता है और उसमें जो है हम फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं और उसमें एक कॉर्नर पॉइंट जो है फार्मूला चलता है। ठीक है, क्या चलता है बेटा, कॉर्नर पॉइंट फार्मूला चलता है। हम कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं और अपना जो है जेड की वैल्यू को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी हमको करना होता है वो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपसे ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन पूछेगा, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन आपको निकालना होता है और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अनुकूलतम सुसंगत हल जो है उस क्वेश्चन का आपको निकाल के देना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपका बेटा सेक्शन A1 यहाँ पे खत्म होता है। टोटल 6 यूनिट हैं और इन 6 यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आपको दिलाएंगे बेटा 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं सेक्शन A1 से। ठीक है, ये कंपलसरी है, सभी को चूज करना है, चाहे आप कोर मैथमेटिक्स के हो चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक समझ गए होंगे, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं बेटा, आगे अगर मैं बात करूं सेक्शन B1, ठीक है, सेक्शन B1 यानी कि कोर मैथमेटिक्स। क्या बेटा, कोर मैथमेटिक्स जो आप लोग अपने 12th में CBSE में NCERT में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी यही चीजें पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल अंतर नहीं है, समझ गए होंगे। तो सेक्शन B1 में आप मैथमेटिक्स में अगर आप देखते हैं बच्चे, तो आपसे पहला जो आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। क्या है, इससे जो है 2 क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाएंगे, समझ रहे होंगे सभी लोग। और इसमें देखिए बेटा, इससे कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन आएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहला चैप्टर कि जो भी आपका फंक्शन जो है, जो भी आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, वो आपका इक्विवेलेंस होता है। तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा बेटा, 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन, 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन, बस। ठीक है, आपको क्या देखने का मिला बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन, इससे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जो आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इस यूनिट का दूसरा चैप्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, उम्मीद करता हूं। तो उसी का बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो इसकी डिफिनीशन से रेंज डोमेन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालते हैं और क्या होता है बेटा, ग्राफ्स निकालते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन सभी का जो है हम ग्राफ बनाएंगे, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे और कुछ फॉर्मूले होते हैं उस पर भी हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, आसान है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आप देखेंगे। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, इसी यूनिट पे आपको एक क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं और ये आपका जो है PYQ है। ये जो है बेटा आपका PYQ है, ये आपका NCET, ये आपका बेटा देखेंगे तो ये आपका NCET 2023 का प्रश्न है बेटा, NCET 2023 का। जब पहली बार NCET हुआ था तो उस समय जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, NCET 2024 का प्रश्न है। आप देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन रहा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी चैप्टर को प्रायोरिटी दिए हुए, बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए सीधा क्वेश्चन पे कूद जाते हैं।
तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन आपका सिलेक्शन जो है थोड़े मार्क्स से रह जाएगा, आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो है आप एक बार देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप देखेंगे मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। द फंक्शन क्या है बेटा, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, आपका डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया रखा है बच्चे ई टू द पावर में -1, ठीक है, ई टू द पावर में -1 दिया गया है। और आपको बताना है कि ये आपका कैसा फंक्शन है, आपका बेटा 1 1 फंक्शन है और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू में माफ कीजिएगा यहाँ पे लॉग ई की पावर एक्स है, ठीक है, माफ कीजिएगा बेटा ई की पावर एक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो एफ एक्स इक्वल टू में ई टू द पावर -1 जो है आपका ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है या ऑन टू है, आपको ये बताना है। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी रिलेशन एंड फंक्शन की, तो आप लोग इसका कंडीशन जानते होंगे कि अगर आपका एफ एक्स वन जो है अगर आपके बेटा एफ एक्स टू के बराबर होता है, उस केस में हमारा कैसा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, 1 1 फंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकैकी फलन। क्या बोलते हैं, एकैकी फलन, ठीक है, एकैकी फलन, ठीक है, एक एक ही फलन बोलते हैं। तो एक एक ही फलन क्या कंडीशन क्या होती है कि अगर आप फंक्शन में x1 वैल्यू डालते हैं और उसी फंक्शन में x2 वैल्यू डालते हैं और दोनों का मान बराबर आ जाता है, तो उस केस में फंक्शन क्या होता है, आपका 1 1 फंक्शन होता है। या फिर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो अगर बेटा आपका ये डोमेन है और आपका ये क्या है, कोडोमेन है, तो इसका जो इमेज है सभी एलिमेंट के लिए एक ही इमेज उपस्थित हो, मतलब एक एलिमेंट के लिए इसमें एक ही इमेज बन रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। समझ पा रहे होंगे बेटा, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका b है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसा नहीं कि a के लिए आपका 1 भी वैल्यू आ जाए, a के लिए 2 भी वैल्यू, नहीं बेटा, a के लिए 1 आ रही है, b के लिए 2 आ रही है, सभी के लिए सिर्फ 1 1 वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम एक ही फलन या फिर 1 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे e टू द पावर -1 की बात करेंगे, तो आप एफ एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपको मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा आपका जो फंक्शन होने वाला है, या आपको जो फंक्शन होने वाला है बेटा, वो आपका 1 1 फंक्शन तो होने वाला है, ठीक है। ये आपका कैसा फंक्शन होने वाला है, 1 1 फंक्शन तो ये होने वाला है, ठीक है, 1 1 फंक्शन आपका ये होने वाला है, ठीक है, ये डन है। अगर हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू की बात करें, ऑन टू का कंडीशन बड़ा सिंपल सा है। उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर आपके पास ये बेटा दिया गया है आपका डोमेन, और आपको ये क्या दिया गया है, कोडोमेन आपको दिया हुआ है। तो कोडोमेन के लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट उसका जो प्री इमेज होता है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपके डोमेन में एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो अगर आप e की पावर -1 का जब आप ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो हमेशा क्या आता है, आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ये कुछ ऐसा पॉजिटिव सा आता है, ठीक है, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव सा आता है। तो ये सभी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, सभी रियल नंबर के लिए बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जो है आपका ये ऑन टू फंक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपका ऑन टू फंक्शन जो है नहीं होने वाला। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। तो आपका ये जो e की पावर -1 दिया हुआ है, ये आपका आच्छादक फलन नहीं होने वाला है, जबकि एक ही है। तो इसी में से आप ऑप्शन देख लेंगे कि आपका कैसा फंक्शन है बेटा, कैसा बेटा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, एक ही तो है लेकिन ये क्या है, आच्छादित नहीं है, आच्छादक नहीं है। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे बेटा। तो आपका जो यूनिट 1 है उससे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू और ऐसा एग्जांपल दिया कि जो आपका पीवाईक्यू है, आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़े बेटा, यूनिट नंबर आप 2 देखेंगे, यूनिट नंबर 2 आपका अलजेब्रा आप देखेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स जो चैप्टर है ये आपका सेक्शन A1 में भी आ रहा है और सेक्शन B1 में भी आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्शन A1 में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बन के आने वाला है, लेकिन सेक्शन जब आप B1 में घुसते हैं तो उस केस में आपका पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो डिटेल्स में और डेप्थ में पूछा जाएगा, ठीक है, डेप्थ में पूछा जाने वाला है। समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूछेगा, नोटेशन पूछेगा, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी कौन कौन से मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसपोज, जीरो, सिमेट्रिक, ठीक है। फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, उसमें क्या है बेटा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी पूछेगा, ठीक है। और ठीक है, और यूनिकनेस का प्रूफ जो है, ये प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, उस पे उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। बाकी मैक्सिमम टाइम पे जो मैंने देखा है वो आपका इनवर्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, और बेसिक जो है आपके ऑपरेशन से क्वेश्चन ये पूछता है, मल्टीप्लिकेशन करा के जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। अभी मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन, इसका भी आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका बेटा पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, एनसीईटी का पीवाईक्यू है। ये कब आया था, ये भी बेटा आपका
2023 में आया था, ठीक है, जब पहली बार आपका एनसीईटी हुआ था उस बार ये वाला क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में आया हुआ है। समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे आपको, देखिए अगर आपको साफ ना दिख रहा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। सिंपल में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं -1 0 0, हाँ जी 0 2 और 0, यहाँ पे देखिए 0 0 4, ठीक है, यहाँ पे इसके एलिमेंट दिए हैं और आपसे पूछा है, देखिए एक्चुअली में एक क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा है, ये क्वेश्चन आपका इस पे है, इस टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपको दिया गया है बेटा, ये जो आपको दिया गया है किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोगों ने बेटा पढ़ाई की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ड्रॉपर हैं, बहुत सारे बच्चों ने मैट्रिक्स जैसा चैप्टर अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपका सेशन जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर तो पढ़ रखा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आप लोग इसको देख के बता सकते हैं कि आपका इसका ये एलिमेंट भी क्या है, 0 है, इधर के एलिमेंट भी 0 है, इधर के एलिमेंट भी क्या है बेटा, अपर और लोअर के एलिमेंट क्या है उसके 0 है। सिर्फ एलिमेंट किसमें है? डायगोनल एलिमेंट ही है ना, सिर्फ क्या है बेटा, डायगोनल एलिमेंट ही है। और डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, जैसे आप देखेंगे कि ये ना तो आइडेंटिटी है, ना ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ना ही बेटा आपका स्केलर। स्केलर तब होता है जब ये सारे एलिमेंट आपके सेम होते हैं, लेकिन ये स्केलर आपका नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका कैसा मैट्रिक्स है ये, आपका डायगोनल या फिर बिकड़ आव्यूह आपका हो जाएगा। बिकड़ आव्यूह की कंडीशन ही क्या होती है कि बिकड़ के जो आपका जो मेन बिकड़ होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, मुख्य बिकड़ जिसको बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, बाकी उसके अलावा जो सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, शून्य अर्थात 0 होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एनसीईटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, डिटरमिनेंट चैप्टर की हम बात करें, इसको हिंदी में सारणिक बोला करते हैं। और डिटरमिनेंट में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अप टू 3x3 तक ही जाएगा, ये ज्यादा नहीं जाएगा। माइनर्स कोफैक्टर और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, consistency, inconsistency and number of solution of system of linear equation by examples, solving system of linear equation in 2 और 3 variables, बस इतना ही जाता है। अच्छा, मुख्यतः मैं आपको दिखाऊंगा अगर इसके क्वेश्चन डिटरमिनेंट के, तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूले से पूछता है, आपको दे देगा कि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला दे दिया, और कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे उठा के क्वेश्चन देता है। जैसे आपका एडजॉइंट का और डिटरमिनेंट का कुछ संबंधित फॉर्मूले होते हैं, एडजॉइंट में और जो आपका डिटरमिनेंट है, इनके दोनों के बीच में जो है बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले इक्वेशंस होती हैं, उनसे ये क्वेश्चन उठा के आपसे पूछता है। वो सारे इक्वेशन की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा, उसका डेरिवेशन भी इवन करवा दूंगा, समझ रहे होंगे। तो उनसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, हर साल मैंने देखा हुआ है। आगे अगर आप देखें बेटा, इस टॉपिक में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, और खुशी की बात यह है कि ये भी आपके लिए क्या है बेटा, PYQ ही है। ये भी आपका क्या है बेटा, ये भी आपका PYQ ही है। ठीक है, ये भी आपका NCET आई थिंक 2024 का ये प्रश्न है। ठीक है, 2023 का नहीं, 2024 का प्रश्न है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अच्छा, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा उनको मैं बोलूंगा एक बार इसको पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए, अब मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईमानदार होंगे थोड़ा बहुत। चलिए देखिए क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, कि आपको दिया है बेटा a³ इज इक्वल टू में b³ दिया हुआ है, और a जो है बेटा आपका, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, a जो है बच्चे वो b के बराबर नहीं दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है a³ जो है वो आपका b³ के बराबर है, और क्या कंडीशन दी हुई है, a² b, ये भी आपका बराबर है किसके बेटा, b² a के। और आपसे पूछा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a² प्लस b², आपसे पूछा है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a² प्लस b², ये आपसे पूछा हुआ है। हाँ जी, ये आपसे पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। क्या अप्रोच है बच्चे, कि a³ बराबर b³ में है, a² b माइनस b² a है बच्चे, तो आप क्या करिए, इसको माइनस कर दिए। ठीक है, इसको आप जो है माइनस कर दीजिए, तो आपको यहां मिल जाएगा बच्चे a³ माइनस a² b, ठीक है, a² b मिल जाएगा, इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, b³ माइनस b² a। ठीक है, सिंपल सा मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आप इसको अगर इक्वेशन 1 लेते हैं और इक्वेशन 2 लेते हैं, तो हमने 1 में से 2 को माइनस कर दिया है, तो a³ माइनस a² b बन गया, यहाँ पे b³ माइनस b² a बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। दोनों में से आप क्या करें बेटा, a² आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ आपका मिल जाएगा बेटा a माइनस b मिल जाएगा आपको। ठीक है, इधर भी आप आएंगे, दोनों में से आप क्या करिए बच्चे, b² आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा b माइनस का a मिल जाएगा। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी बना है, यहाँ पे b माइनस ए बना है, तो आप बाकी का प्रक्रिया समझ गए होंगे क्या होने वाला है। हम दोनों इस साइड से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, a माइनस बी हमने यहाँ पे क्या, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ,
ठीक है, मैं उन बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखा रहा हूं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, इन चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा। और बैच में भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कि एकदम आपको धरातल से, मतलब आपको जमीन के अंदर से आपको उठाऊंगा सिलेबस, कि एकदम आप अगर 11th में भी आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की हुई है, आपने कहीं 12th में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, तभी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखिए क्या किया हमने बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ बाहर में माइनस आ गया, यहाँ हो गया बेटा बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया ए माइनस का बी। समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा इधर में माइनस है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आगे करता हूँ बेटा कंटिन्यू, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर ए माइनस बी, कोई समस्या नहीं, इज इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो हो गया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो हो गया। इस वाले टर्म को हम इस साइड ले, और यहाँ पे नेगेटिव था तो इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऐड हो गया। अब दोनों में से हम क्या करेंगे बेटा, ए माइनस बी हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और क्या बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब हमको निकालना क्या था बेटा, हमको निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता, मैंने आपको बताया ना कि जो एग्जामिनर होए, एग्जामिनर बेटा आपसे फॉर्मूले के क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। आपको शायद ना पता हो तो आप जान लीजिए, या आप आगे पढ़ेंगे या आप बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो उनमें से एक फार्मूला आपका ये भी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हम दोनों साइड का क्या करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों साइड का हमने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये अलग अलग होके क्या बन जाएगा, ये बेटा अलग अलग होके बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या बन जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बन जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग गया और यहाँ पे लग गया, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, जीरो लग जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो अगर आप यहाँ बेटा ध्यान से देखेंगे तो ए माइनस बी कभी भी क्या जीरो हो सकता है, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ए माइनस बी किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ गए बात को, ए माइनस बी आपका जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही क्या होगा, जीरो होगा। आप बेटा ये चीजें पढ़े होंगे ना कि अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो जीरो के बराबर आ रहा है तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, कौन सा केस, या तो ए जीरो हो, या तो बी जीरो हो, या फिर दोनों जीरो हो। अब इस वाले केस में अगर आप बेटा देखेंगे तो ए माइनस बी तो जीरो आपका हो नहीं सकता, काहे नहीं होगा, क्योंकि आपको दिया है बेटा ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तो ए माइनस बी आपका जीरो नहीं हो सकता है। और दूसरा टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा के क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म अगर जीरो नहीं है तो निश्चित रूप से दूसरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। समझ गए होंगे, निश्चित रूप से दूसरी टर्म ही क्या होगी, जीरो होगी। तो हमको यहां से फाइनल आंसर हमारा मिल जाता है। फाइनल आंसर हमारा क्या मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे बेटा। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर से जो है इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। मैंने आपको दिखाया एनसीईटी 2024 का ही ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट की हम बात करते हैं बेटा। अगली यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो आप देख लेंगे बेटा अगली यूनिट जो है आपकी वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, सांतत तथा अवकलनीयता, ठीक है। ये कैलकुलस में हम लोग घुस चुके हैं, और कैलकुलस बच्चों को बहुत टफ लगता है, और कैलकुलस में बहुत प्रेम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। कैलकुलस में अच्छी खासी जो है पकड़ है अपनी, तो कैलकुलस आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप देखिए ध्यान से, इससे जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक से उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, कैसे इनका हम, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आ जाइए तो पैरामीट्रिक फंक्शन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर। आप लोगों ने dy बाई dx पढ़ा होगा, अगर डेरिवेटिव पढ़ रखा होगा तो उसमें क्या आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। जब हम dx बाई dy का दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाता है। समझ रहे होंगे। यहाँ बेटा हिंदी में भी वही चीजें लिखी गई हैं कि सांतत तथा अवकलनीयता, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स तथा टेन इनवर्स एक्स के अवकलज, इनका हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन हम कैसे करने वाले हैं वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और देखिए
घातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों की अवधारणा, लघुगणकीय घातांकीय फलनों के अवकलज, ठीक है, लघुगणकीय अवकलन और प्राचलिक रूप यानी कि पैरामीट्रिक जो फॉर्म होते हैं उनका अवकलज तथा द्वितीय कोटि के अवकलज, इसी को बोलते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx²। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में काफी पूछे जाते हैं। और इन चैप्टर से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभी 3 देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली जो है 2 क्वेश्चन आते हैं और आपका 8 नंबर का ये चैप्टर जो है बनाता है या फिर ये यूनिट बनाता है। चलिए, इससे बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। और अच्छी बात क्या है, एज ऑलवेज ये भी आपका क्या बेटा एनसीईटी का पीवाईक्यू है, ठीक है, मैं आपके लिए एनसीईटी का पीवाईक्यू ही लेके आया हूं और आई थिंक ये 2023 का है, ठीक है, ये आपका 2023 का पीवाईक्यू है। चलिए तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा हो एक बार पॉज करके जरूर वीडियो को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर वो सोल्यूशन देखेंगे। मैं इसका आपको सोल्यूशन करवा देता हूं बच्चे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चे, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और उसकी जो वैल्यूज हैं वो 2 वैल्यू दी हुई है। एक तो आपको दी हुई है साइन 3x अपॉन में x, ठीक है। ऐसा कब हो रहा है, जब आपका x का वैल्यू जो है बेटा वो 0 के बराबर नहीं है। और दूसरी वैल्यू क्या है, k अपॉन में 3 आ रही है, कब आ रही है, जब आपकी x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। अब इन टाइप के क्वेश्चन करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। अगर कुछ बच्चों को आंसर दिख गया होगा, एक सिंपल सी ट्रिक होती है, मैं उसकी मदद से आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा कैसे करना, बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए एक्चुअली में कंटिन्यूटी का एक सिंपल सा तरीका है कि आपका जो एफ एक्स की वैल्यू है, वो लिमिट पे आपकी सेम होनी चाहिए, तो आपका फंक्शन जो होता है, आपका जो फंक्शन होता है वो आपका कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट पे जो है दोनों सेम आती है तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम बेटा 0 पे दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन अगर दोनों बराबर कंटिन्यूअस है, अल्टीमेटली दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, बराबर आएंगी। वही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला शायद पढ़ा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपने एक फार्मूला शायद देख रखा हो। एक फार्मूला होता है कि साइन एक्स बाई एक्स, और अगर जो है बेटा लिमिट आप लेते हैं x टेंड्स टू 0 तो इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर आता है, ठीक है, उसका मान जो होता है वो 1 के बराबर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसे tan के लिए भी होता है, cos के लिए भी होता है, वो अब मैं आपको बैच में बताऊंगा कि कैसे फार्मूले होते हैं। तो साइन एक्स बाई एक्स अगर आपको दिख जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 की, तब जब आप उसकी लिमिट क्या हो x टेंडिंग टू 0 जा रही हो। यहाँ पे भी हम वही अप्रोच लगाने वाले हैं। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए लिमिट हम लेंगे बेटा, लिमिट हम लेंगे x टेंड्स टू 0 लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन 3x लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है बेटा x लिखा है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, ऊपर में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारी जो वैल्यू बन गई वो होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया बेटा आपका 3 साइन 3x, अपॉन में क्या हो गया बेटा 3x। अब यहाँ पे आपने देखी इस फॉर्मूले से कि साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कब, जब लिमिट क्या हो x टेंड टू 0 हो। तो यहाँ पे भी लिमिट x टेंड टू 0 है और आपका ये जो साइन x बाई एक्स है इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो इसकी अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आई, अल्टीमेटली इसका जो मान आया वो कितना आया 3 आया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि फंक्शन पे वैल्यू और लिमिट पे वैल्यू क्या होती है, सेम होती है कंटिन्यूस होने के लिए। तो ये जो 3 है ये किसके बराबर होगा, k बाई 3 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो आपका फंक्शन की वैल्यू जो आपकी 3 आई है ये किसके बराबर हो जाएगी, k बाई 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जब आप यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। समझ गए, समझ गए बेटा, समझ गए होंगे। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो गया होगा। तो आप लोगों ने देखा बेटा हमने 4 यूनिट बताई और आपको चारों के पीआई भी करवा दिए जैसे एनसीईटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। यहाँ पे क्या था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी था, ठीक है। और इसी में आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाएगा, अवकलजों के अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है वो क्या है आपका मैक्सिमा मिनिमा, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और कभी कभी आपका रेट ऑफ चेंज से भी दे देता है, लेकिन इससे क्वेश्चन मैंने काफी कम देखे हुए हैं, ठीक है। और 2-3 टॉपिक और है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन एज प्रोबेबल टूल, ठीक है। क्या दिया बेटा, राशियों के परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है। वर्तमान और ह्रासमान फलन यानी कि आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, लघुत्तम मान,
ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि आपका क्या बेटा महत्तम एवं लघुत्तम मान आ जाएगा। और प्रथम अवकलज परीक्षण का ज्यामितीय औचित्य, मतलब आपका जो dy/dx है वो आप चेक कर देना मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 के बराबर है कि नहीं है, ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ये आप चेक कर देना। आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा या आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, स्वयं पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें बेटा। अगला यूनिट की बात करें तो अगला यूनिट जो है आपका वो इंटीग्रल है यानी कि समाकलन है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी आपको डिटेल्ड सिलेबस दे दिया गया है कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है, उसी से क्वेश्चन पूछता है वो। इंटीग्रेशन एज गिवन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है, तो आपसे इंटीग्रेशन से पूछेगा क्वेश्चन। आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाई सब्सटीट्यूशन बाई पार्शियल फंक्शन बाई पार्ट्स। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, बाई पार्ट्स, बाई पार्शियल फंक्शन और बाई पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के 3-4 तरीके होते हैं, उसमें आपसे कौन कौन सा पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है बाई पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, एवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। ठीक है, और आपसे जो है सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछेगा और उनसे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो समस्याएं बन सकती है वो भी पूछेगा। और यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि किस किस टाइप का आपको इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सारे के फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली जो लिखे हैं सारे के सारे फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन करवाया जाएगा और इजिली जो है आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इस पे भी आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है एज ऑलवेज कि ये भी आपका एनसीईटी का पीवाईक्यू है, एनसीईटी 2024 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, इसको करने का अप्रोच क्या है। इसको करने का बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, दिया है आपको बेटा इंटीग्रेशन करना है, 3 की पावर में x दिया हुआ है और e की पावर में x दिया हुआ है और यहाँ पे बेटा dx दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको बेटा वो सिंपल सा तरीका हम करेंगे, यहाँ पे हम 3 लेंगे और इसकी होल पावर में हम x कर देंगे। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि इसकी भी पावर x थी, इसकी भी पावर x थी, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, दोनों को हमने साथ ले लिया, 3 की होल पावर x कर ली। ठीक है, अब एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला बेटा, a की पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है बेटा a की पावर x अपॉन में log a आता है। ठीक है, log a आता है और प्लस में c आता है, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। और इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3e की पावर x, क्या मिल जाएगा बेटा, 3e की पावर में x अपॉन में, माफ कीजिएगा यहाँ पे x रहेगा, 3e की पावर में x अपॉन में log 3e और प्लस में c। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3e की पावर x अपॉन में log 3e। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन का। सोचिए एनसीईटी 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। और नहीं बन रहे भी तो बेटा आपको तैयारी उस लेवल की करवाई जाएगी कि आप देखते ही क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए आगे बात करें बेटा, आगे बात करें तो देखिए कुछ और टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए ठीक है, आगे समझिए। अगला आपका जो चौथा यूनिट है, इंटीग्रेशन यूनिट का ही ये चौथा पार्ट है, मतलब सेकंड चैप्टर जो इंटीग्रेशन में ही आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्व के बीच का एरिया निकालते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन इन द फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको 2-3 टाइप के इक्वेशन दिए जाएंगे। इक्वेशन किसके रहेंगे, कर्व के रहेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन के रहेंगे, वो आपको इक्वेशन दिए जाएंगे और आपको उनसे जो है क्वेश्चन बनाना होगा, उनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना होगा डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से। समझ गए, इस पे भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन, चलिए अभी लास्ट में आई थिंक होगा, मैं आपको करवा दूंगा उसका भी क्वेश्चन। देखिए अगला बेटा जो आपका यूनिट है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, इस पे देखिए क्या क्या पूछा जाने वाला है। इसमें आपसे डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्डर एंड डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सेक्शन A1 में भी आएगा और B1 में भी आएगा। चलिए और क्या पूछेगा, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। समझ गए, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप्स। देखिए बात को समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका पहला तरीका जो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, दूसरा कौन सा है होमोजीनियस है, और तीसरा कौन सा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब सेक्शन जो A1 है उसमें आपका सिर्फ क्या क्या आ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री आ रहा है और वेरिएबल सेपरेशन आ रहा है। बाकी सेक्शन B1 में आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बेटा 2 क्वेश्चन एकदम आप लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, आते ही हैं, हर बार का ट्रेंड है। तो एक क्वेश्चन आपका ऊपर से पूछता है और एक क्वेश्चन आपका नीचे वाले टॉपिक से पूछता है। चलिए
समझ गए होंगे। आगे बात करें बेटा, आगे देखिए इस पे भी आपके लिए मैं एक पीवाईक्यू लेके आया हूँ, और ये पीवाईक्यू भी आपका किस सन का है, ये आपका है आई थिंक एनसीईटी 2023 नहीं 24 का है बेटा, ये 2024 का प्रश्न है ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 2025 और 26 का क्यों नहीं लाए, वो मैं आपके लिए बैच में लेके आऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे वैसे वैसे जो है हम सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करके रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपका कैसा क्वेश्चन बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू में दिया है बेटा px, माफ कीजिएगा y इज इक्वल टू में px दिया हुआ है, प्लस में अंडर रूट में दे रखा है आपको a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है, और आपको दिया बेटा p की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, dy बाई dx है। आपकी क्या वैल्यू है, p की वैल्यू dy बाई dx है। तो इसका आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है dy बाई dx की कितनी बार आपने dy बाई dx कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया है, किसी भी इक्वेशन को आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, वो आपका क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। तो आप देखेंगे बेटा, आप देखेंगे कि यहाँ पे p की वैल्यू dy बाई dx है, यहाँ पे क्या है p स्क्वायर है, यानी कि dy बाई dx का स्क्वायर है। तो दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। माफ कीजिए इसको ऐसे लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। और क्या पूछा है आपसे, डिग्री पूछा है। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। जितने ऑर्डर का आपका डेरिवेटिव किया गया है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या करिए बेटा, दोनों साइड से आप क्या करिए, आप दोनों साइड क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। बेसिकली मतलब आप px को इधर ले आइए, y माइनस का px कर दीजिए, इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट में a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा y माइनस px का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, इज इक्वल टू में इधर का रूट हट जाएगा, a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। और इस p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, d2 बाई dx स्क्वायर, और इसका पावर कितना है, पावर कितना है बेटा, 1 है। पावर कितना है, 1 है, समझ गए, पावर कितना है, 1 है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं बेटा वेक्टर की, आगे बात करते हैं आपका वेक्टर की। वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं। ये चैप्टर काफी बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आप विश्वास करिए काफी इजी चैप्टर है। इससे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है हर बारी। एकदम मैंने ट्रेंड देख लिया है 2023, 24, 25 और 25 के 2 सेट, 26 के भी 2 सेट, तो सारा मैंने ट्रेंड देख रखा है कि वेक्टर के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। आप देख लीजिए कहां से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर में कौन सा इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में बेटा वही चीज लिखी गई है। सदिश, अदिश क्या होता है, सदिश की परिभाषा, ठीक है। दिशा कोज्या क्या होती है, दिशा अनुपात क्या होता है, सदिश के प्रकार कौन कौन से हैं, और किसी बिंदु का स्थिर सदिश क्या है, और दो सदिशों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस सब टाइप के क्वेश्चन, और आप सदिशों का जोड़ कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, उनका अनुपात कैसे निकालेंगे। मतलब अगर आपका एक रेखाखंड है तो मतलब रेखाखंड कैसा आपका बेटा, वेक्टर रेखाखंड है आपका, ऐसी लाइन है जो कि आपका वेक्टर है, उसको कैसे आप जो है रेशियो में बांटेंगे। तो इन सब टाइप पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन मेरा लिख के लीजिए बेटा, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आना है आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ वेक्टर चैप्टर से, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा वेक्टर चैप्टर से, आप बनाएंगे इसको। क्या दिया है बच्चे कि अगर इफ a प्लस बी, क्या दिया बेटा, a प्लस बी आपको दे रखा बेटा, क्या दिया है, वेक्टर है आपका a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसकी जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b की जो वैल्यू है वो आपकी 3 के बराबर है। तो आपसे पूछा है a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, a डॉट b की वैल्यू क्या होने वाली है, ये पूछा है। अब आप जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जो ड्रॉपर बच्चे होंगे, उनको पता होगा कि ये बेटा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट है,
ठीक है, क्या है बच्चे, ये डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन है। और डॉट प्रोडक्ट हम निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड का स्क्वायर करके, या फिर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड लीजिए, तो हम दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे। दोनों का स्क्वायर करिए तो आपको मिल जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है, ये आपका क्या है, वेक्टर है, ये आपका क्या है बेटा, वेक्टर है। ठीक है, ये आपके क्या है, वेक्टर है। इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिल जाता है 9। ठीक है, आप क्या करिए बच्चे, आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए। क्यों क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो आपका ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलकर आपका बेटा 4 हो जाएगा। 4a डॉट बी इज इक्वल टू में 25 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 16। 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो आपको मिल गया बेटा क्या, 4a डॉट बी की जो वैल्यू है वो है आपकी 16। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 को आप उस साइड भेज दीजिए, 16 अपॉन में 4, तो आपको फाइनली जो a डॉट बी की वैल्यू मिली वो आपको मिल गई 4। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया होगा, नो डाउट, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी आपका अच्छी बात क्या है, अच्छी बात या खुशी की बात क्या है कि ये भी आपका एनसीईटी 2023 का पीवाईक्यू है। ठीक है, एनसीईटी 2023 का बेटा पीवाईक्यू है। समझ गए, चलिए आगे बात करेंगे बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी आपका वेक्टर से ही रिलेटेड है, इसमें भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर 2 पॉइंट हैं और इनको जोड़ रही है एक लाइन, तो इस लाइन का जो क्या होगा बेटा, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा कोज्या और दिशा अनुपात कैसे आप निकालेंगे। और किसी रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण का मतलब कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन क्या होता है किसी लाइन का, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, और क्या पूछा है, स्क्यू लाइन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस और एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, यहीं तक पूछा जाना है। पहले थोड़ा सा सिलेबस बड़ा था, लेकिन पिछले साल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, कट गया है। नहीं तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। अब ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हर बार जो है आपको क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही देखने को मिलते हैं या फिर एंगल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही 2 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके बेटा इन्हीं दोनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूं। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए यूनिट आपकी 5वीं है, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर रैखिक प्रोग्रामन, एलपीपी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें देखेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन को निकालते हैं, फिजिबल रीजन क्या होता है, इनफिजिबल रीजन क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, और फिजिबल और इनफिजिबल रीजन पाने के बाद हम उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एक्चुअली में क्या करता है कि आपको 2-3 कंडीशन देगा और आपको उससे ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, आपको उससे क्या होगा, ग्राफ बनाना होगा, और आपको फिजिबल रीजन फाइंड आउट करके कॉर्नर मेथड से यहाँ से इसका जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इष्टतम साध्य हल। ठीक है, क्या होता है, इष्टतम साध्य हल, यानी कि आपको एक क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसको मैक्सिमाइज करिए या फिर मिनिमाइज करिए, तो आपको जो बोलेगा आपको वो करना होगा, और वो करने के लिए हम लोग कुछ तरीका अपनाते हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, इस पे भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, और ऑब्वियस सी बात है आप लोग सही सोच रहे हैं, आप लोग जो सोच रहे हैं बेटा वो सही सोच रहे हैं। ये एनसीईटी 2024 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। इसने आपको पहले से ही ग्राफ बना के दे दिया, आपको ग्राफ बनाने की झंझट नहीं है। आपसे पूछा है बेटा, आपको एक फिजिबल, आपको एक प्रोग्रामिंग समस्या दे दी गई है, और आपको उद्देश्य फलन z की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2x प्लस में 3y। इसको क्या करना है बेटा, मैक्सिमम मान निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया कैसे निकालते हैं, हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, ये वाला आपका फिजिबल रीजन है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट हम लोग निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट आप निकालिए कैसे निकालेंगे, पहला पॉइंट आपका है बेटा ये वाला, अगर आप देखेंगे तो ये वाला आपका पॉइंट है 0,3 है, ये आपका पॉइंट है 0,3, ये आपका 0,0 है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है 3,0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 2,2
2 है। चलिए, तो सभी पे हम z का मान निकालेंगे। जब आप बेटा 0,3 रखते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 9। जब आप 0 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। जब आप 3,0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। जब आप बेटा 2 और 2 रखेंगे x और y की जगह पे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यही ना। तो 6 और 2 मिलके आपको क्या हो जाएगा, 6 और 2 मिलके आपको बेटा 8 मिलने वाला है, माफ कीजिएगा 10 मिलने वाला है। यहाँ पे 6 और 4 मिलेगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। और ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब बेटा यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आप 2 रखेंगे 3 2 जा 6, और 6 और 4 मिलकर आपका 10 बना देगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एलपीवी से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। और आपकी जो लास्ट यूनिट है उसको बोलते हैं हम लोग प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी पिछले साल तक ये काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन पिछले साल काफी सिलेबस का रिड्यूस कर दिया गया। और इससे जो है बच्चे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको सेक्शन A1 में ही देखने को मिल जाएगा और एक आपको B1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज्यादातर चांस क्या है, इससे क्या मिलेगा, एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूं। इससे पूछता है आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, और इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस वाले ईयर में 2027 में, उसमें क्या होगा, बेस थ्योरम और आपकी क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आपसे क्वेश्चन पूछने की ज्यादातर प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं। हर बारी मैंने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछ लेता है और बेस थ्योरम उठा लेगा, या फिर आपका पहले तो रैंडम वेरिएबल हुआ करता था, तो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन फिक्स रहता था। ठीक है, अभी वो नहीं है, तो उसके अभाव में बेस थ्योरम से हमेशा एक क्वेश्चन ये जरूर उठाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपकी 6 यूनिट बेटा खत्म होती है, और आपको मैं एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का भी करवा देता हूं। देखिए, और पहले की तरह ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपका क्या है, पीवाईक्यू है। कौन सा पीवाईक्यू है, एनसीईटी 2023, आई थिंक 24 का है बेटा, ये 2024। ठीक है, एनसीईटी 2024, समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। दिया है 2 विद्यार्थी ए और बी किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएं जो है क्रमशः 9/10 और 7/10 हैं, तो कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को बड़ा इजीली करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया गया है, एटलीस्ट दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है या तो एक करे या तो दोनों करें, मतलब या तो दूसरा करे। जैसे अगर आपके पास 2 लोग हैं, आपके पास ए और बी है, तो या तो ए काम करे या तो बी करे, या फिर ए और बी दोनों मिलकर करे। तो जब भी पूछा जाए कि दोनों में से कोई ना करे, मतलब दोनों में से कोई एक करे, उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों अगर काम नहीं करते हैं, इसमें हम लोग बेटा रिवर्स प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे दिया है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपको कितना दे रखी है, 9/10। मतलब आपका जो ए का काम करना है, मतलब ए द्वारा जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/10 है। तो ए के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ए डैश जो होगी वो कितनी होगी, एक में से हम 9/10 को घटाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी आपको दे रखी है वो कितना दी हुई है, 7/10 दी हुई है। ठीक है, 7/10 दी हुई है। तो बी के द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 - 7/10 अर्थात 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब दोनों के द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की संभावना क्या हो जाएगी, दोनों के द्वारा का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इसमें प्रयोग होने वाला बेटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इसमें प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/10, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा, 3/10, और इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 3/100। ये जो निकल क्या है, क्या निकल क्या है कि दोनों के द्वारा प्रश्न नहीं हल कर किया जा सकता। ना तो पहला कर पा रहा है, ना ही दूसरा कर पा रहा है, और दोनों भी नहीं कर पा रहे, मतलब ना पहला कर पाए ना दूसरा कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों लोग नहीं कर पाए। तो हमसे पूछा क्या है कि कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल करने की, तो कम से कम अगर एक का हमको निकालना है, तो अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक में से दोनों को घटा देते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, तो हमको आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। हम क्या करेंगे बेटा कि कम से कम एक बच्चा हल कर ले, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 3/100, 1 - 3/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 97/100। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रायिकता के बेटा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये किस पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक आध क्वेश्चन आपसे बेस थ्योरम का पूछ लिया जाएगा। ये वाला टॉपिक जो है बेस थ्योरम, इससे पूछ लिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बेटा प्रायिकता के आते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर ये देके जाते हैं। 8 नंबर आपका कहीं गया नहीं है अगर आपने प्रोबेबिलिटी जो है अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, चलिए तो अगला बेटा जो सेक्शन है उसको हम लोग B1 बोलते हैं या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस काफी बड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इसका क्या आने वाला है। इसमें आप देख लेंगे 4-5 यूनिट आती है, यूनिट 1 है, 2 है, आप देख सकते हैं बेटा। आप क्या करेंगे बेटा, इसका सिलेबस ऑफिशियल डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। आप इसका सिलेबस ऑफिशियल डाउनलोड करेंगे और आप देख लेंगे कि क्या क्या पूछता है। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा बेटा कि आप जो है कोर मैथमेटिक्स चूज करिए और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। आप बेटा कोर मैथमेटिक्स को चूज करिए और हमारे साथ जुड़िए और आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। आपको जो है बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है आपको लेक्चर मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड रहेंगे। अगर आप लाइव नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज भी दे दिया जाता है, आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और लास्ट में आपको यही कहूंगा कि मैथ्स जो है बेटा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसका मैंने आपको एक सिलेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला बताया, स्ट्रेटजी और क्या होता है कंसिस्टेंसी। आपका काम कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी बनाना हमारा काम है, हम आपको समझा देंगे। बस आपको जो रास्ता दिया गया है आपको बस उसी पे चलना है। आपका सिर्फ एक काम क्या है, आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। जो आपको होमवर्क दिया जाए, जो आपको पढ़ाया जाए वो आपको करना है और डेली जो है रेगुलर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। बस आप इतना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और लास्ट में आपको मैं बताते चलूंगा बेटा अपने बैच के बारे में। आप देख सकते हैं कि हमारा श्योर सिलेक्शन जो है बैच कहाँ गया जी, ये रहा। श्योर सिलेक्शन बैच पे अभी भी 500 का ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए एक बोनस भी है, इसमें आपके लिए बोनस क्वेश्चन लेके आया था हम एक्चुअली में। आप देखिए, अगर मैं एक्चुअली में बीएससी बीएड के लिए बेटा पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आपको बीएससी बीएड करनी है आईआईटी से, आरआई से, अभी मैं रिसेंट में भोपाल गया हुआ था, मैं आरआई भोपाल घूमा, बहुत शानदार कॉलेज है, ठीक है। तो सेल्फ सिलेक्शन बैच बेटा अभी ऑफर चल रहे हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको बताइए कि सभी लोग जो है यहाँ पे बैच शुरू हो गया है, पढ़ाई चालू हो गई है। आपने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी देख चुकी होंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और आपको कल भी शाम के 7 बजे जो है मैथ्स की बेटा पहली क्लास में लेके आऊंगा, मैट्रिक्स चैप्टर की। आपको आना है और देखना है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करवाते हैं, किस तरीके से हम आपकी तैयारी करवाते हैं, हमारा टीचिंग मेथड क्या है, आपको कितनी डेप्थ में कितने बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।